कैपेसिटर देखते हैं ना। हाँ, कल वो पढ़ा दिए थे, बता दिया था ना। तो कैपेसिटर क्या है याद रखिएगा, अब ये डिवाइस हो गया है। तो कैपेसिटर हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है याद रखिएगा, जो चार्ज और एनर्जी स्टोर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, याद रखिए कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या स्टोर करती है, चार्ज स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी कहाँ स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, रजिस्टर वो डिवाइस है जो क्या करता है, जो एनर्जी का लॉस कराता है, और इंडक्टर वो डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, याद रखिएगा। दोनों क्या, तीनों में बेसिक डिफरेंस है। तो कैपेसिटर क्या है याद रखिएगा, ऐसी डिवाइस which stores charge and energy in electric field। जो चार्ज और एनर्जी को कहाँ स्टोर करे उसी को हम लोग क्या कह देंगे, उसी को हम लोग कह देंगे कैपेसिटर। ठीक है, चार्ज स्टोर करे, एनर्जी स्टोर करे कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे हम क्या कह देंगे, कैपेसिटर। अब ये कुछ भी हो सकता है इस डिवाइस में, एक स्फेरिकल सेल हो सकता है, स्फेरिकल बॉल हो सकता है। ठीक है, कोई पैरेलल प्लेट हो सकती है, कोई पैरेलल रॉड्स हो सकती हैं, वो सभी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम चर्चा करें इसकी, तो जैसे कोई एक डिवाइस हो हमारे पास या कुछ भी है, इसको आपने चार्ज दिया तो चार्ज इस पे जाके रुक गया होगा, स्टोर हो गया होगा। ठीक है, अब ये चार्ज स्टोर हुआ होगा तो इसमें पोटेंशियल आया होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, तो जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा, जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा। तो ये जो Q है वो इस पर डिपेंड करता है कि इस पर कितना पोटेंशियल है, या V जो है वो इस पर डिपेंड करता है कि इस पर कितना ज्यादा चार्ज दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फॉर एनी कंडक्टर, किसी कंडक्टर के लिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q क्या होता है, V के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे कैपेसिटर पे ज्यादा वोल्टेज है तो मानेंगे ज्यादा चार्ज है, इस डिवाइस पे या कंडक्टर पे कम वोल्टेज है तो मानेंगे कम चार्ज है। तो यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V Q। अब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को हम यहाँ C से लिखते हैं, तो C बाई V। तो C की वैल्यू क्या हो गई, Q बाई V। चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मतलब कैपेसिटर, ये जो C है इसी को कांस्टेंट कहा जाता है, या कैपेसिटेंस कहा जाता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्या, अरे रुक भी, चार्ज डेंसिटी पढ़ाई नहीं है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है, तो कैपेसिटर के बीच में ना स्टोर होता है। जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है वो कहाँ स्टोर है, बीच में, जो खाली स्पेस है। खाली स्पेस में है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो खाली स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी वहां स्टोर है। ठीक है, तो मेरा कहना क्या है, पहले भी उस पर चर्चा बाद में की जाएगी। C की वैल्यू क्या हो जाएगी याद रखिएगा, Q बाई V। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हो गया हमारा C। Q क्या है, चार्ज, V क्या है, सरफेस का पोटेंशियल या उस बॉडी का पोटेंशियल। तो अगर हम यहां पर इसे सॉल्व करने जाएं तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले C किस पर डिपेंडेंट है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अरे ये कैसा लॉजिक है, होगा नहीं होगा, तो होगा। हाँ, कैसे होगा बताइए, चार्ज क्या Q और V पर डिपेंड करेगा, नहीं। क्यों नहीं करेगा, नहीं क्यों नहीं करेगा, इस एक्सप्रेशन से कैसे पता चलेगा क्यों नहीं करेगा, बोले क्या चार्ज Q और V पे डिपेंड करेगा, यस सर, V पे करेगा, V पे करेगा, Q पे नहीं, Q और V पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा, हाँ C तो कांस्टेंट है, ये अभी तो यही बताया गया है ना आपको। C जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो Q और V से उसका क्या लेना देना, वो तो अलग से हम डाल रहे हैं ना इक्वेशन में। जैसे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो कांस्टेंट आया ना वो,
तो टेक्निकली तो वो खुद में कांस्टेंट हो गया, है ना। जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो R बराबर फॉर्मूला V बाई I लिखा है, तो इसका V और I से कोई लेना देना थोड़ी ना है, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि वो पहले से क्या है, कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट हो गया है। प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने पर जो कांस्टेंट आया है वो इन चीजों पर डिपेंड थोड़ी ना करेगा। तो हम लिखेंगे C डजंट या C डू नॉट डिपेंड अपॉन, पहला Q और दूसरा V, मतलब इस बॉडी पर कितना चार्ज गया है और कितना वोल्टेज है, इस पर ये डिपेंड नहीं करेगा कि इस बॉडी की कैपेसिटी क्या है। भाई जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा वोल्टेज आएगा, प्रोपोर्शनलिटी रेशियो जिन चीजों पर डिपेंड करेगा वो कुछ और होगा, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, या जितना ज्यादा पोटेंशियल तो उतना ज्यादा चार्ज, उसके साथ में क्या है, एक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बात हमारे सामने आ गई कि C की वैल्यू Q बाई V हुआ। अब C को ही जो कांस्टेंट हमने निकाला है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस डिवाइस पर या इस कंडक्टर पर जो बॉडी दी गई उस पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, ऐसे देखा जाए तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी Q बाई V, कूलम पर वोल्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैरड, है ना। अगर 1 कूलम चार्ज किसी डिवाइस में 1 वोल्ट पर स्टोर किया गया हो तो उसकी कैपेसिटी 1 फैरड मानी जाएगी, ठीक है। यूनिटरी डेफिनेशन जो है वो इस तरह से कुछ बताई जाएगी, ठीक है, कि 1 कूलम चार्ज किसी डिवाइस पे 1 वोल्ट पर स्टोर किया गया हो तो उसकी कैपेसिटी कितनी मानी जाएगी, 1 फैरड, ठीक है। फैरड क्या है, माइकल फैराडे के नाम पर इसको यूनिट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर कूलम है, वोल्टा है, वोल्टा के नाम पर वोल्ट पड़ी है, कूलम के नाम पर कूलम पड़ी हुई है, और माइकल फैराडे के नाम पर फैराडे, तीनों साइंटिस्टों के नाम है, ठीक है। अगर हम निकालना चाहे इसकी डायमेंशन, तो डायमेंशन कोई बता पाएगा कैसे निकालेंगे हम? डायमेंशन कूलम की रख देंगे, कूलम की डायमेंशन तो 80 होती है, और वोल्टेज या पोटेंशियल की डायमेंशन क्या होती है, किसी को पता है, क्या है बताइए, बोलिए बोलिए, वोल्टेज की डायमेंशन, वोल्टेज की डायमेंशन बताइए। ML2 T-3 A-W/Q से निकाल सकते हो इसको, किससे निकाल सकते हो, W/Q से, W वर्क डन और Q चार्ज। Q की डायमेंशन 80 रखोगे रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर हम इस सबको फाइनल सिंप्लीफाई करें तो M-1 L-2, अच्छा T-3 ऊपर गया तो +4 हो गया, A-1 गया तो A की पावर 2 हो गया। ये डायमेंशन किसकी याद रखिएगा, कैपेसिटेंस की, ठीक है। बात समझ में आ गई, यूनिट हो गई फैराडे और डायमेंशन हो गई इसकी M-1 L की पावर -2 T टू दी पावर 4 और A की पावर 2। अच्छा, एक समस्या और यहाँ पर आएगी आपके सामने, वो भी देख लें। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कैपेसिटी की यूनिट यूज करेंगे वो माइक्रोफैरड या पिकोफैरड इस तरह की यूज करेंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पर कैपेसिटी की वैल्यू यूज नहीं की जाएगी, क्योंकि जो हम कैपेसिटर बनाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, याद रखिएगा, जनरल टर्म्स जो यूज होंगे वो जनरल यूनिट्स इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, वो माइक्रोफैरड होगा। एक माइक्रोफैरड में कितनी कैपेसिटी होगी, और एक पिकोफैरड में कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -12 फैरड, ठीक है। नैनोफैरड भी लिख लो, कभी कभी जरूरत पड़ेगी, हाँ, 10 टू द पावर -। अच्छा, एक एंगस्ट्रॉम फैरड एग्जिस्ट नहीं करता है, एक एंगस्ट्रॉम फैरड एग्जिस्ट नहीं करता है। एंगस्ट्रॉम इज अ पार्टिकुलर यूनिट ऑफ लेंथ, जैसे नैनो कूलम, नैनो फैरड, नैनो मीटर, लेकिन एंगस्ट्रॉम मीटर नहीं होता, एंगस्ट्रॉम कंप्लीट यूनिट है। तो आपसे कभी 10 टू द पावर -10 वाली जो यूनिट है वो केवल और केवल लेंथ की यूनिट है, वो किसी और की यूनिट नहीं है, वो प्रीफिक्सेस नहीं है। जैसे नैनो, किलो, मेगा, मिली, ये सब प्रीफिक्सेस हैं, वहां पर वो प्रीफिक्स की तरह से यूज नहीं किया जा सकता। एंगस्ट्रॉम कंप्लीट यूनिट है, इसीलिए कभी भी आपसे कोई कहे एंगस्ट्रॉम लीटर, एंगस्ट्रॉम मीटर, ये सब गलत है। एंगस्ट्रॉम बस एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर -10 मीटर, आपने जहां लिखा होगा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, पर्टिकुलर यूनिट है उसकी, ठीक है। और बाकी सब क्या है, प्रीफिक्सेस हैं, नैनो फैरड, नैनो कूलम, नैनो मीटर, ठीक है। तो नैनो मतलब 10 टू द पावर -9, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, क्लियर करेंगे ना।
ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से हम क्या करते हैं, यूनिट्स यूज करते हैं। बात समझ में आएगी ना। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम छोटी यूनिट्स यूज करेंगे, बड़ी यूनिट्स नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी मिली फैरेड मिलता है। ठीक है, हाँ 1 मिली फैरेड 10⁻³ फैरेड। क्लियर कर पा रहे ना। ठीक, अगर हम कैपेसिटर को देखें तो कैपेसिटर में क्या स्टोर कर दिया, अभी हम लोगों ने चार्ज देख लिया ना। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Q = CV। ऐसा एक फॉर्मूला हो गया ना। चार्ज स्टोर होगा किसी भी कंडक्टर में ना। जैसे हम क्या करेंगे, किसी बॉडी को चार्ज देंगे, वो बॉडी चार्ज स्टोर करेगी। अगर हमें पोटेंशियल पता हो, कैपेसिटी पता हो, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, कितना चार्ज स्टोर करेगा इतने पार्टिकुलर वोल्टेज पे। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको एक चीज दिखाना चाहें, एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो सबसे पहली बात एनर्जी स्टोर क्यों होगी। जैसे एक सवाल होता है ना, एनर्जी स्टोर करेगा तो एनर्जी स्टोर करेगा क्यों। तो जब भी हम कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज एनर्जी स्टोर करता है, तो सबसे पहले तो उसे एनर्जी देने की जरूरत होती है, तब ना स्टोर करेगा। कोई चीज एनर्जी स्टोर कर सकती है तो पहले उसे एनर्जी मिलनी चाहिए, तब वो एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूसर नहीं है कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर करता है। जैसे सन देखो क्या करता है, एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है। बाकी सारे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, लेते हैं, कुछ समय बाद यूज करते हैं, तुरंत यूज नहीं करते, जितना जरूरत होती है उतना लेते हैं, उससे ज्यादा लेते हैं। ठीक है, जो कुछ हो अपने पास स्टोर करते हैं। जैसे पेड़ पौधों ने एनर्जी ली, कुछ यूज कर ली और कुछ उनके पास है, तो फिर उनसे बाकी सारे लोग एनर्जी लेते हैं। इसीलिए समझाया जाता है ना कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। सूरज एनर्जी स्टोर नहीं करता। अच्छा मजेदार बात है, वो एनर्जी बस केवल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। वो जितना निकाल बनाएगा उतनी क्या कर देगा, आसपास के रीजन में फेंक देगा। बाकी सब क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, स्टोर करते हैं, जो कुछ करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टोर की। तो सबसे पहले इसे एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी देगा कौन, जैसे जब हम इसको चार्ज दे रहे हैं जिससे पोटेंशियल इस पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस चीज पर आप गौर करें। जैसे मान लो एनर्जी इन कैपेसिटर ना, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, गौर से देखिएगा ना। हमने किया क्या, हमने चार्ज बॉडी ली थी, इस पर पोटेंशियल कितना था, V। अच्छा इस पर चार्ज कुछ रहा होगा पहले से, Q ना, मान लेते हैं चार्ज इसमें क्या है, Q। अब अगर इसे थोड़ा सा चार्ज तुम dQ दो तो क्या होगा, अगर हम dQ चार्ज देंगे तो इस पर ऑलरेडी क्या मौजूद है, Q चार्ज मौजूद है। ये Q चार्ज इस dQ को अपने ऊपर आने नहीं देगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहर से कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। जो हम वर्क करेंगे वही किसमें स्टोर होगा, कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। कैपेसिटर चार्ज करने के लिए आपको इसे बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, तो पहले तो बैटरी के पास एनर्जी है तभी ना वो कैपेसिटर को एनर्जी दे पा रहा है। ठीक है, या जैसे वो देखा होगा नहीं, जो मूवीज वूवीज में दिखाते हैं जिससे शॉक देते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिफिब्रिलेटर, है ना। तो वो क्या होता है कि उसमें देखो पहले कुछ देर के लिए उसको चार्ज करते हैं फिर शॉक देते हैं, उसमें भी कैपेसिटर ही होता है। अच्छा एक चीज यहीं पर और समझ लीजिए, कैपेसिटर और बैटरी में डिफरेंस। कैपेसिटर और बैटरी दोनों चार्ज और एनर्जी स्टोर करते हैं, तो हम कैपेसिटर क्यों नहीं यूज करते हैं, उसके लिए हमें बैटरी क्यों बनानी पड़ी। उसके पीछे का लॉजिक है कि कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो बड़े शॉर्ट टाइम में होता है, डिस्चार्जिंग पीरियड बहुत छोटा है इसका। जैसे वो कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर कर ली, टच करा है, पूरी एनर्जी दे दी उसको, तो पल्सेट कर सकता है, बहुत कम समय में बहुत सारी एनर्जी जाती है ना। ठीक है, तो क्या जनरेट करती है, वो एक तरह से इम्पल्स जनरेट करती है, इसलिए उसको पल्स कहा जाता है। जो अचानक आता है हार्ट बीट, उसे पल्स इसीलिए कहा जाता है ना, क्योंकि वो कभी आता है कभी जाता है। तो सेम प्रॉपर्टी कैपेसिटर के साथ भी, उसने एनर्जी अचानक उसको बहुत सारी दे दी, तो हो सकता है कि मसल्स क्या होना चालू कर जाए, हार्ट मसल्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग पीरियड बड़ा कम है, चार्जिंग पीरियड भी कम है। अच्छा बहुत ज्यादा समय तक चार्ज भी नहीं होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पीरियड दोनों ही क्या है, कैपेसिटर के कम है, और बैटरी के दोनों ही ज्यादा है। सेलफोन की बैटरी आप 1.5 घंटे 1 घंटे, जो बहुत फास्ट चार्जर है वो 25 मिनट 28 मिनट 30 मिनट फिर भी लेते हैं, लेकिन जो डिफिब्रिलेटर होता है तुरंत चार्ज होता है। वो देखते हैं नॉब किए, सेकेंड रुके, उसमें पॉइंट्स बनते चले जाते हैं, हाँ फुल्ली चार्ज, टच करा दो इसको, है ना। तो याद रखिएगा बैटरी को चार्ज होने में और डिस्चार्ज होने में दोनों में टाइम लगता है। बैटरी मान लो चार्ज होगी 1-1.5 घंटे में, तो डिस्चार्ज होगी ये पूरे दिन में 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 घंटे, वो भी यूज करने के साथ। ठीक है, कैपेसिटर में ऐसा कोई सीन, चार्ज भी जल्दी होगा, इसलिए हमें कैपेसिटर के बजाय किसकी जरूरत पड़ी, बैटरी की जरूरत पड़ी। क्लियर है ना। कैपेसिटर का अपना काम है। तो हम क्या कह रहे थे, हमने कहा कि यहाँ पर चार्ज क्यों है, हमने बाहर से चार्ज दे दिया dQ,
ये डी क्यू चार्ज का अपोज कौन करेगा, ये चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये चार्ज क्यू इसे अपोज करेगा, जिससे बाहर से हमें वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क इस कंडक्टर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ये इस कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। वो वर्क या उसका कुछ हिस्सा, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा ही स्टोर कर जाए, ठीक है। तो जरा देखते हैं भाई, हमने किसको वर्क कितना किया है बताइए, डी डब्ल्यू वर्क डन। अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो कितना है बताइए, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, नहीं, वी इंटू डी क्यू। वर्क का फॉर्मूला होता है ना, याद कीजिए, क्यू डेल्टा वी, यहाँ पर वी डेल्टा क्यू ना, यहाँ वोल्टेज वी है, उस पर बहुत थोड़ा सा अमाउंट का चार्ज क्या हुआ है, गया है, ठीक है। तो डी क्यू हो गया ना, तो डी डब्ल्यू बराबर वी डी क्यू, इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट। अच्छा देखो, जो इंटीग्रल वो है, वैल्यू है, छोटा सा इंटीग्रेशन है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, वो डी क्यू है। और यहाँ पर क्या है, क्या v को q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशनल एलिमेंट कुछ दूसरा है। तो हमने एक अभी फार्मूला पढ़ा है कुछ देर पहले, q इज इक्वल्स टू, यहाँ से v बराबर हम q बाई सी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख दो फिर, q बाई सी, 1 बाई सी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ q डी क्यू। तो 1 बाई सी बाहर देखो, q स्क्वायर बाई 2, यही वर्क डन है, और वर्क ही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, जरा देखिए, q स्क्वायर बाई 2c। अच्छा, q की वैल्यू c भी रख सकते हैं हम लोग, बाई 2c। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला हो गया 1 बाई 2 c स्क्वायर v स्क्वायर बाई, तो एक c से c खत्म, तो रिजल्ट क्या आ गया, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। तो ये भी एक स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। एक क्यू स्क्वायर बाई 2c हो गया ना, इसको थोड़ा सा सही लिख लो, बुरा ना मान जाए कोई लोग, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अच्छा, एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं हम लोग, c की वैल्यू लिख दो क्यू बाई वी, ऑल्सो c इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, देन w इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 क्यू बाई वी इंटू वी स्क्वायर, एक v से एक v गया, तो 1 बाई 2 ऑफ। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, उसको भी याद रखिएगा। अगर हम q चार्ज को v वोल्ट पर चलाएं, तो उसमें जो वर्क डन होगा दैट इज q इंटू वी। v वोल्ट पे चलाएं, अगर मूव कराएं, ट्रांसफर करें, तो उसमें जो वर्क डन करना होगा, वर्क डन ऑन चार्ज होगा, वो होगा q डेल्टा वी या q इंटू वी, यही फॉर्मूला होना चाहिए ना। और स्टोर कितना है, हाफ ऑफ क्यू वी, तो हाँ, उसका केवल आधा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर एक नोट पॉइंट बनाइएगा, वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू Q इंटू वी, एंड स्टोर एनर्जी, stored energy in capacitor (1 by 2 QV), half of work done। मतलब जो आपने काम किया उसका आधा एनर्जी ही कैपेसिटर में क्या हो रहा है, बाकी सारी एनर्जी स्टोर करने में खर्च हो जा रही है, बाकी सारी एनर्जी स्टोर करने में खर्च हो जा रही है। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कोई चीज स्टोर, मान लो गेहूं स्टोर करने जा रहे हो, तो गेहूं स्टोर करने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग रहे हैं। तो गेहूं जब स्टोर करोगे और खाने के लिए कहीं पर और कुछ हो ही ना, केवल गेहूं ही हो, तो गेहूं ही तुम खाना शुरू कर दोगे, मतलब पिसा के आटा खाना शुरू कर दोगे ना, ऐसा नहीं गेहूं खाना डायरेक्टली शुरू कर दिए, ठीक है। मतलब उन्हीं गेहूं को कंज्यूम करना बाय एनी हाउ आप क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे कुछ आपने स्टोर किया, और स्टोर करने में 2-4-6 किलो आप क्या करेंगे, खा भी गए, तो आपका कुछ एनर्जी क्या हो रहा है, स्टोर करने में ही, मतलब उसी का कुछ हिस्सा स्टोर करने में भी खर्च हो रहा है। उसी तरह से कैपेसिटर में जो एनर्जी है उसकी आधी एनर्जी स्टोर करने में खर्च हो जाएगी। क्लियर कर पा रहे हैं, मतलब जितना भी तुम दोगे, जैसे अगर आपसे पूछा जाए स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, तो हाफ ऑफ क्यू वी। अगर पूछा जाए एनर्जी सप्लाइड टू कैपेसिटर, हाँ, तो क्यू वी होगा, या 2 टाइम्स ऑफ दैट स्टोर इन कैपेसिटर। सप्लाई उसको कुछ दूसरा किया गया है, स्टोर कुछ दूसरा हो रहा है, ठीक है, आधा हो रहा है, ठीक है। जितना सप्लाई किया जाएगा उसका आधा ही स्टोर होगा, या जितना स्टोर हुआ है उसका 2 गुना सप्लाई किया गया होगा या वर्क किया गया होगा,
क्लियर कर पा रहे हैं ना? तो लिख सकते हैं यू स्टोर्ड क्या सिचुएशन है हमारे पास, हमने देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगी, ठीक है, कैपेसिटर में। अब इसमें जो सवाल आते हैं मोस्ट ऑफ द ऐसे आते हैं कि अगर कोई सिस्टम दिया हुआ है, कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल होगा कि इन कैपेसिटर्स को जोड़ा कैसे जाएगा, ठीक है। और इसमें जो सवाल पूछा जाता है मेजरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पूछा जाता है। कभी कभी स्फेरिकल सिलेंड्रिकल ऐसे कैपेसिटर्स भी पूछे जाते हैं, लेकिन जो मेजर सवाल होता है वो किसका होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो वो भी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कैपेसिटर बनाने में ही एक क्या है, एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है जिसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे क्या, हाँ, कैपेसिटर्स ना, पहला देखो स्फेरिकल कैपेसिटर। कैसा कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है जरा देखिए। स्फेरिकल कैपेसिटर एक स्फेरिकल कंडक्टर होता है जिसे हम स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं, ठीक। तो इसकी कैपेसिटी हमें निकालनी है। हमने चार्ज दिया Q, पोटेंशियल हुआ V, इसका रेडियस है मान लो R, ठीक। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा Q इक्वल्स टू CV और C इक्वल्स टू Q बाई V। अच्छा कोई बता सकता है V क्या है, पोटेंशियल एट सरफेस या पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, ओके, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, ओके। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q बाई, क्या कहते हैं, सही बात है। अब ये V की वैल्यू आ गई तो C की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू Q, और ये हुआ Q बाई 4πε0 R, Q से Q। तो C की वैल्यू क्या आ गई, C की वैल्यू आ गई 4πε0 R, सिंपल से, ठीक है। C की वैल्यू क्या आ गई, 4πε0 R, ठीक है। पंखे पे नजर की आवाज निकलते ही पहले पंखा, हाँ चलो ठीक है। कैपेसिटी डिपेंड अपॉन पहला रेडियस, दूसरा मीडियम भी पे डिपेंड करती है, लेकिन अभी हम क्या समझेंगे, केवल और केवल रेडियस पे। तो अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी 4πε0 R होगी, ठीक है। R जहाँ रेडियस है, कहानी खत्म। अच्छा देखो हम जानते हैं 1/4πε0 होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 4πε0 क्या होगा, 1/9 × 10⁻, जरूरत पड़ेगी रख लीजिएगा ना। तो कैपेसिटी स्फेरिकल कंडक्टर भी कभी भी दिया तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 4πε0 R। तो हम देखेंगे कि अगर हम एक स्फेरिकल कंडक्टर बनाते हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है। तो हमने कहा कि हमने अर्थ के बराबर का एक कैपेसिटर बना दिया, अर्थ के रेडियस के बराबर का एक स्फेरिकल क्या लिया है, कैपेसिटर बनाया गया है, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी, प्रॉब्लम दिया है फाइंड कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर हैविंग रेडियस इक्वल टू अर्थ रेडियस। एक हमने ऐसा कैपेसिटर बनाया जिसका रेडियस अर्थ रेडियस के बराबर है, तो आपसे पूछा जा रहा है उसकी कैपेसिटी क्या होगी। निकालना आसान है,
केवल रेडियस की जगह वैल्यू रख देना है। रेडियस की वैल्यू क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर्स। तो 6400 किलोमीटर्स को मीटर में बदल दिया गया। ठीक, अब देखो इसको लिखा गया 6400 बाई 9 और ये 10 टू द पावर 9 3 माइनस 9 हुआ। इसको सॉल्व किया तो ऊपर आया 711 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरड या 711 माइक्रोफैरड। तो अगर इतना बड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर भी बना जाए फिर भी उसकी कैपेसिटी माइक्रोफैरड में ही है। 711 माइक्रोफैरड क्या 0.711 मिली फैरड और क्या बहुत ज्यादा बता सकते हो तो इसकी कैपेसिटी कोई बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, जबकि हमने सारा अर्थ का मटेरियल यूज कर लिया होगा। भाई अर्थ के बराबर का कैपेसिटर बना रहे हैं तो सारा मटेरियल यूज कर लिए होंगे। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना, स्फेरिकल कंडक्टर मतलब किसी भी तरह से हमारे प्रॉफिट में है नहीं, कोई बहुत ज्यादा कैपेसिटी जनरेट नहीं कर सकते। अगर हमें 1 फैरड कैपेसिटी का क्या बनाना हो, कैपेसिटर बनाना हो जिसकी कैपेसिटी 1 फैरड हो, तो यहाँ 1 रख दोगे। रेडियस पता नहीं 1/9 × 10⁹, तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ मीटर। 90 लाख किलोमीटर वाले रेडियस का एक स्फीयर चाहिए हमें, तब उसकी कैपेसिटी क्या होगी 1 फैरड होगी। ठीक है, तो ये काफी गड़बड़ टास्क हो गया है ना। क्या हुआ? हे भगवान, मच्छिका स्थाने मच्छिका रखी जा रही है। थोड़ा भी इधर उधर हो नहीं सकता, असंभव हो जाए तो। मतलब वो कहीं मैंने गलत भी कुछ लिख दिया होगा तो भी देख देख। अच्छा 3, चलो 3 क्या के डॉट डॉट। अच्छा 3 की पूंछ भी पूंछ। अच्छा तुमने कोई स्टेप हटाया? अगर मैंने यहाँ इम्प्लाइज दैट लगाया है, तुम्हारा इम्प्लाइज दैट भी वही लगा है। मतलब अगर मैंने ये लाइन ऐसे लिखी है तो ये अपनी कॉपी में भी ऐसे ही लिखी गई। अच्छा तो इस लाइन को तो नहीं बचा सकती थी, इसके आगे लिख दी थी। मच्छिका स्थाने मच्छिका, मतलब एक नोट्स लेके गया, वहाँ कैपेसिटर था और इस स्फेरिकल कैपेसिटर, यहीं पर बीच में एक मक्खी चिपकी थी, तो उसे लगा ओ हो सेंटर पे मक्खी, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब है यहाँ पे ना। तो उसने एक मक्खी ली, मारी, सेंटर पे चिपका दी, तो इसी को कहा गया मच्छिका स्थाने मच्छिका। देखिए हमारे पास क्या आएगी, जैसे अगर कभी हमें 2 रीजन्स के बीच में कैपेसिटी निकालनी हो, वो भी जान लीजिए ना। जैसे कि स्फेरिकल कैपेसिटर में 2 प्लेट्स हैं, एक अंदर स्फीयर उसके बाहर स्फेरिकल सेल। ऐसे किसी सिस्टम की आपको क्या निकालनी हो कैपेसिटी, क्या करना हो, अगर हमें कभी कैपेसिटी निकालनी हो कुछ ऐसे सिस्टम की जिसमें 2 चीज़ें दी हो, 2 प्लेट्स दी हो। जैसे एक कैपेसिटर एक स्फीयर है, उसके बाहर एक स्फेरिकल सेल है, इसके बाहर के रीजन में कितना, अगर इन दोनों को चार्ज किसी भी तरह से प्रोवाइड कर दें तो उसमें कितना चार्ज स्टोर होगा या उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये हमें निकालना होगा। किन्हीं भी 2 पॉइंट की स्पेस के 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो सकता है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे इसको डील करेंगे। of a region of potential difference।
पोटेंशियल डिफरेंस वाले रीजन में की कैपेसिटी अगर हमें निकालना हो तो C बराबर लिखा जाना चाहिए Q बाई VA माइनस VB। जहाँ V था उसकी जगह पर आप पोटेंशियल डिफरेंस डाल दोगे। जैसे मान लो स्पेस के दो पॉइंट्स के बीच में हमें पता करना हो कि कितनी कैपेसिटी होगी, तो VA और VB, जैसे स्पेस भी हमारा एनर्जी क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है ना। जो कैपेसिटर होता है उसके बीच में होता तो स्पेस ही है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो तो बीच में क्या करता है, वो एनर्जी स्टोर कर लेता है। तो अगर देखा जाए तो एनर्जी स्पेस में ही स्टोर होती है। तो अगर कोई दो पॉइंट हो, इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको कैपेसिटी निकालनी हो, सबसे पहले क्या करोगे, इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, फिर देखोगे कि इस चार्ज की वजह से इन पे क्या हो रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, वो चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस करोगे, रिजल्ट आ जाएगा कि इस रीजन की या इन दोनों स्पेस पॉइंट के बीच की कैपेसिटी कितनी है। तो अगर हम इसे सॉल्व करने जाते हैं तो फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर हमने लिया एक स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर लिया, अंदर की तरफ एक स्फीयर है और उसके बाहर एक स्फेरिकल सेल, बाई एनी हाउ हमने अरेंजमेंट किया बाई एनी हाउ, मान लो हमने अरेंजमेंट किया ऐसे, यहाँ पर जोड़ दी एक बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। अच्छा, यहाँ पर एक होल बनाया होगा, होल से वायर पास करते हुए अंदर उसे भेज दिया गया। तो इस सरफेस पर आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज और इस सरफेस पर आ जाएगा भाई सीधे जोड़ दो यहाँ पे, इस सरफेस पर चार्ज जाएगा माइनस क्यू। अच्छा, अगर बैटरी से हम दो कैपेसिटर की प्लेट जोड़ें तो हमेशा दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज जाएगा, एक पर प्लस जाएगा तो एक पर माइनस। ऐसा नहीं होगा कि बैटरी बड़े वाले को कुछ ज़्यादा दे देगी, छोटे वाले को कुछ कम देगी, या छोटे वाले को ज़्यादा देगी, बड़े वाले को कम देगी, ऐसा कुछ नहीं है। बैटरी अपने पास से कोई चार्ज सप्लाई नहीं करती। बैटरी एक तरफ से चार्ज लेगी, दूसरी तरफ चार्ज, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ से बैटरी ने चार्ज लिया है और इस निगेटिव क्यू वाले पर क्या कर दिया है, चार्ज डिपॉजिट कर दिया, अपने तरफ से कोई चार्ज नहीं देती। तो अगर कुछ ऐसा सीन है तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा, तो अगर हमें निकालनी है कैपेसिटी इस रीजन की तो आपको क्या करना होगा, इसे VA मान लीजिए और इसे, तो अगर हमें कैपेसिटी निकालनी है तो मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा ही कुछ ना करना होगा। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो ये चार्ज दिए गए हैं, ये चार्ज क्या है, दिए गए। तो पहले इसमें इंडक्शन करना पड़ेगा, फिर अंदर बाहर का क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाएगा क्या है, और फिर इस फॉर्मूले में रख के हम क्या निकालेंगे, इस रीजन की कैपेसिटी। तो अगर हम चार्ज दोबारा इसको इंड्यूस करके बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, मान लो इस पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू, बाहर वाले को क्या दिया गया, माइनस क्यू, सरफेस पर क्या आया, प्लस क्यू, लेकिन सरफेस को तो पहले से माइनस क्यू दिया है, तो सरफेस पर चार्ज कितना हो गया, 0। तो कभी कभी इसी सिस्टम को इस तरह से दिखाया जाता है, यहाँ प्लस क्यू है यहाँ, और इसे ग्राउंड करके दिखाया जाएगा। तो चाहे फिगर ऐसा बना हो और चाहे फिगर ऐसा बना हो, दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर हमें पोटेंशियल निकालना है VA और VB का, देन VA, A कहाँ पर है, A कहाँ पर है, हाँ A कहाँ पर है, इनर सरफेस पे है। बताइए पोटेंशियल क्या होगा, इनर सरफेस पर है, यानी कि जो अंदर वाला छोटा वाला स्फीयर है उसके सरफेस पर है, जो बड़ा वाला स्फीयर है उसके अंदर है। ठीक है, तो हम अंदर वाले का कुछ रेडियस ले लेते हैं भाई। मान लो अंदर वाले का रेडियस A ले लिया और बाहर वाले का रेडियस, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट A। देखो A वाले पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से सरफेस पर, तो KQ बाई नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस KQ बाई इट्स रेडियस B वाले पॉइंट पर पोटेंशियल, तो A वाले की वजह से देखिए, या प्लस क्यू की वजह से KQ बाई माइनस क्यू वाले की वजह से माइनस KQ बाई, इसका पोटेंशियल क्या हो गया, जो वहाँ पर दिख भी रहा है। तो यानी कि VA माइनस VB जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टेक्निकली उसकी वैल्यू यही हो जाएगी, KQ 1/A माइनस 1/। तो अगर ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है तो व्हाट इज़ द कैपेसिटी, कैपेसिटी इज इक्वल्स टू Q VA माइनस VB। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, KQ 1/A माइनस 1/Q से Q
अच्छा के 1/, में लिखा है तो ऊपर का चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो BA/AB, या फाइनल सिंप्लीफिकेशन हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B, बड़े वाले का रेडियस है और A छोटे वाले का रेडियस। तो इस तरह से क्या मिल जाएगी हमारे स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी, जब बाहरी वाले पॉइंट से कोई या तो ग्राउंड करता हुआ दिखाओगे या तो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ता हुआ दिखाओगे, और भीतर वाले पॉइंट को क्या दिखाओगे, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता हुआ दिखाया जाएगा। ठीक है, लिख डालिए। अंदर वाले सिस्टम को ग्राउंड कर दें हम। ठीक है, और आपसे पूछें कि कैपेसिटी ऑफ दिस अरेंजमेंट, तो यहाँ पर अंदर वाले का रेडियस A है और बाहर वाले का रेडियस B है। तो अब मुझे बताएं कि अगर चार्ज दिया गया होगा तो मान लो +Q यहाँ पर अरेंज होगा, और यहाँ पर तो कोई चार्ज होगा नहीं, कि होगा? चार्ज यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? सोच लीजिए, होगा कि नहीं होगा? चार्ज होगा लेकिन बैलेंस हो जाएगा, बताइए। होगा कि नहीं होगा चार्ज? कितना होगा बताइए। तो अगर हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है तो पहले कैपेसिटी वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर बाकी चर्चा की जाएगी ना। कैपेसिटी हो जाएगी C, अच्छा VA माइनस VB मत कीजिएगा, इसको कीजिएगा VB माइनस पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ A B से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली रखा जाता है। तो VB माइनस VA, B का पोटेंशियल होगा, A का पोटेंशियल तो 0 दिख रहा है हमें ना। VA कितना हो गया क्योंकि उसे ग्राउंड किया गया है, तो यानी कि यहाँ पर C/VB होगा। और B वाले के लिए पोटेंशियल आपको निकालना पड़ेगा, सॉरी ऊपर Q रखना पड़ेगा, है ना। तो अब मुझे बताइए कैसे सॉल्व करें। अंदर वाले पर चार्ज होगा कि नहीं होगा, ये केस हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। अंदर वाले पर पोटेंशियल 0 होता है, इसलिए वहाँ पर एक चार्ज आ जाता है, वरना अंदर पोटेंशियल 0 ना हो पाता। तो पहले हम निकालते हैं चार्ज अपीयर एट इनर स्फीयर ना, अंदर स्फीयर है। तो क्या करेंगे जरा देखिए, पोटेंशियल एट A = 0 है, और A वाले पर पोटेंशियल होगा कितना, चार्ज एट A डिवाइडेड बाई A, है ना। मान लेते हैं A वाले पॉइंट पर कुछ चार्ज है जिसकी वैल्यू QA है, जो अपीयर्ड चार्ज है, ये चार्ज एट A। ठीक है, अब ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारे पास पोटेंशियल KQ/A, और फिर क्या लिखोगे माइनस या प्लस KQ/, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, KQA/A = माइनस KQ/, K से K खत्म, तो अपीयर चार्ज हो जाएगा वो Q/B × A टाइम्स ऑफ, हाँ ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, अंदर वाले पर चार्ज अपीयर होगा। अब ये बात हमसे हजम नहीं होती। हजम क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पोटेंशियल 0 हो गया तो हमारे मन में ये भ्रांति है कि चार्ज भी 0 हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अंदर पोटेंशियल था, उसको तुमने ग्राउंड पर लगाया तो 0 हो गया। ये 0 हुआ कैसे, सवाल तो ये है, क्योंकि ग्राउंड से कुछ चार्ज ऊपर आया होगा, तभी ना जो पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल है उसको 0 कर पाया होगा वो। ठीक है, तो हमने वो निकाला कि इस पर कितना चार्ज सरफेस ने इसको क्या कर दिया होगा, प्रोवाइड किया होगा। अच्छा, कुछ लोग इसको इंड्यूस चार्ज समझाते हैं, लेकिन याद रखिएगा बैकवर्ड इंडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि रिवर्स इंडक्शन हुआ है, इंडक्शन नहीं हुआ है, वो ग्राउंड से क्या हुआ है, सप्लाई हुआ है, अपीयर हुआ है। बिकॉज उस पॉइंट के पोटेंशियल को 0 करना पड़ा है हमें, क्योंकि वो कह रहा है कि अंदर वाले को हमने ग्राउंड कर दिया है। क्लियर कर पा रहे हैं चीज़। तो अगर हम इसकी कैपेसिटी निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, हमें चार्ज तो मिल गया, अंदर वाले का पोटेंशियल भी क्या है पता है, लेकिन बाहर वाले का पोटेंशियल क्या होगा, इस बाहर वाले चार्ज और जो अपीयर चार्ज हुआ है उसकी वजह से उसमें क्या आ गया है, कुछ बदलाव हुआ है। तो देखते हैं पोटेंशियल एट B। B वाला कहाँ पर है बताइए, A के बाहर, और B के खुद सरफेस पर ही है, तो A के बाहर है, तो फार्मूला क्या लिखोगे, KQA/B प्लस KQ/, अच्छा K रखते हैं, B रखते हैं, QA की वैल्यू रखते हैं। QA की वैल्यू क्या है, माइनस Q/B टाइम्स ऑफ A प्लस KQ/B।
अच्छा के क्यू बाई बी तो कॉमन हो जाएगा। जब के क्यू बाई बी कॉमन हो, देखिए के बाहर हुआ, क्यू बाहर हुआ, यहाँ बचा माइनस ए बाई, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसको सिंप्लीफाई किया गया। ये हो गया b माइनस ए और b इंटू बी, दैट इज b स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एट b। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस अरेंजमेंट? कैपेसिटी हो जाएगा c इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी बी, बिकॉज वी ए जीरो है, तो q बाई दिस होल स्टफ, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर एंड b माइनस ए। q से q ये ऊपर चला गया, एक्सप्रेशन क्या आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर अपान b माइनस, देख रहे हैं उससे इसकी कैपेसिटी कुछ अलग है। बाहर वाला ग्राउंड किया जाएगा तो एक्सप्रेशन आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ए अपान बी माइनस ए। अंदर वाला स्क्वायर ग्राउंड किया जा रहा है तो उसकी कैपेसिटी आ रही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपान बी माइनस ए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये उसका केस सेकंड है। ये दोनों ही स्फेरिकल कैपेसिटर ही हैं, दोनों ही क्या याद रखिएगा? तो हम लोगों ने देखा कि स्फेरिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कंडक्टर, इन दोनों की हम कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसका मतलब हमें पोटेंशियल अगर हम निकाल लें तो मोटा मोटी हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे कहा जाए सिलेंड्रिकल कंडक्टर, क्या कहा जाए? हाँ, सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो तो सिलेंड्रिकल कंडक्टर को हमने क्या दे दिया? चार्ज दे दिया। चार्ज दे दिया जिसका रेडियस r, मान लो सरफेस है इसका, इसको चार्ज प्रोवाइड कर दिया गया है q। तो इसके सरफेस पर क्या पोटेंशियल होगा, कोई मुझे बता सकता है क्या? पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ सिलेंडर बताइए। हाँ, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ क्या होती है बताइए? हाँ, 2k लैम्डा ln 2k। ठीक है, चलो हाँ सही है। लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 1 बाई ऐसा कुछ, लैम्डा की जगह q बाई l रख देंगे। तो अब इसकी वैल्यू उठा के हम रख सकते हैं कहाँ पर? पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई तो अगर कैपेसिटी निकालना चाहें तो q बाई v निकाल देंगे। जब दो सरफेस होंगे तो डेल्टा v, एक सरफेस है तो q बाई v, तो यहाँ q की वैल्यू रखेंगे तो q रहा। अच्छा, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, q बाई l रखना पड़ जाएगा ना आपको, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln 1 बाई r, q से q, और एक्सप्रेशन हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाई ln। क्या इस l से ये l काट दें? हाँ, क्यों? क्या इस l से ये वाला l काट दें? अच्छा फिर ठीक है, काटिएगा मत गलती से ना, एक लेंथ वाला है और एक लॉग वाला है ना। l से l पता चला उड़ा दिए, बचा क्या? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट n 1 बाई r। बाद में खोज रहे हैं ये n क्या है, n किसका नंबर है, नंबर ऑफ टन्स कोई बता दिया नहीं। अच्छा, वो कैपिटल इस कौन है? अरे ये तो l है, कुछ भी मान सकते हो ना स्मॉल और कैपिटल। हो गया, बात समझ में आ गई ना? क्या करना है, कैपेसिटी निकालना सबसे आसान काम है। हो गया, उस वो बता रही है भाई। जानवी का सबको ही मजाक मत बनाया करो। जानवी बहुत अच्छी बिटिया है। हाँ, तो इससे अच्छा क्या होगा? एक दिन लग रहा है इनको ले ही जाना पड़ेगा ना, क्यों जानवी? नंदिनी को ना, एक दिन इनको
एक दिन इन्हें मिर्ज़ापुर दिखा दो ना। सोनभद्र, हाँ फिर कहाँ? अच्छा बगल में। ताला लगा रहता है, देखी हो क्या? जाना मना नहीं है, रोज रास्ता आस्ता बन गया, रास्ता आस्ता बन गया। भगा दी तुमको? वो दादी उधर ही बैठती है ना, शायद रहती हैं वहाँ पे। वो यहाँ वाली दादी थोड़ी ना, यहाँ वाली दादी फाइनल हो गई कि वहाँ पे एक दादी रहती है, देखती होंगी। हो गया? बात समझ में आ गई ना क्या करना है? अच्छा, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो कैसे करोगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही मुख्य चीज़ है। अच्छा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी हो सकता है, इसका इनर रेडियस कुछ होगा, आउटर रेडियस कुछ होगा। ये होम टास्क है आपके लिए कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे ना। एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा, इनर रेडियस R1 होगा, आउटर रेडियस R2 होगा। अंदर वाले को चार्ज दिया गया, बाहर वाले पर न्यूट्रल बना दिया गया, निगेटिव पॉइंट जोड़ा गया है। आपको निकाल के आना है कि उसकी कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, ग्राउंड बाहर वाला है, बाहर अंदर दोनों करके देख सकते हो। ठीक है, अभी बाहर वाला मैंने करके बताया आपको। ठीक, अब यहाँ पर सवाल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब दो पैरेलल प्लेट्स ले ली जाएं, वैसे इनका एरिया एक समान रखा जाता है। आप डिफरेंट एरिया के भी कैपेसिटर्स ले सकते हो, प्लेट्स ले सकते हो। ठीक है, तो अगर क्या होगा, हमने इनको जोड़ दिया है किससे? एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एक को नेगेटिव टर्मिनल से। तो एक पर चला गया हमारा प्लस क्यू चार्ज और एक पर आ गया हमारा माइनस क्यू चार्ज। अगर ये दोनों प्लेट्स सेम एरिया रखती हैं, आइडेंटिकल प्लेट्स हो, अगर आइडेंटिकल प्लेट्स होंगी तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? प्लेट्स को इस तरह से रखा जाएगा ना, समझ लीजिएगा ना। अगर आइडेंटिकल प्लेट्स होंगी तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो भी सेम हो जाएगी ना। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए और इसका हो जाएगा माइनस सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई ए। याद रखिएगा, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास हाँ आइडेंटिकल प्लेट्स नहीं होंगी तो चार्ज तो सेम होगा बट चार्ज डेंसिटीज डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ चार्ज सेम है क्योंकि प्लेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, दिख रहा है कि बराबर जैसी हैं लेकिन वो बराबर है या नहीं इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई। यहाँ पर कहा गया है कि प्लेट्स आइडेंटिकल हैं। अगर प्लेट्स आइडेंटिकल होंगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी? सेम होगी ना, दोनों पर। एक पर प्लस सिग्मा होगी, एक पर नहीं। तो चार्ज सेम होंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जो प्लेट एरिया बड़ा होगा उस पर चार्ज डेंसिटी कम होगी, जो प्लेट एरिया छोटा होगा उस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। सिंपल सा रूल। ठीक है, इसका लिख देते हैं, यहाँ A1 है, यहाँ A2, तो यहाँ सिग्मा 1 हो जाएगा और यहाँ सिग्मा 2। ठीक, अच्छा इस केस को देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स, कैपेसिटी निकालने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अच्छा मान लो ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VA माइनस VB करना है तो मैं करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। तो मान लेते हैं इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D। एक फार्मूला ऐसे भी लिखा जाता है ना, डेल्टा V इक्वल्स टू E इंटू D। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में क्या होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम लिख सकते हैं Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो ये क्या हो गया बताइए? हमारा VA माइनस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो हम इसकी कैपेसिटी बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी बताइए जरा? कैपेसिटी, तो अगर हम कैपेसिटी लिखते हैं तो C का फार्मूला हो जाएगा Q बाई VA माइनस VB
इसकी वैल्यू है Q अपान Q, एप्सिलॉन नॉट, Q से Q गया, रिजल्ट आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई। तो जो कैपेसिटी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, C डिपेंड्स किस पर कर रही है? पहला एरिया, दूसरा सेपरेशन, अच्छा तीसरा यहाँ पर आया नहीं है मीडियम, लेकिन मीडियम पर भी डिपेंड करेगी ना। अगर मान लो इफ इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए के, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E बाई के हो जाएगा, बाई के हो जाएगा। अच्छा जो ये हमने एक्सप्रेशन लिखा है वहाँ पर देखो, ये टेक्निकली E इंटू डी लिखा है ना, तो अगर E बाई के होगा देन C इज इक्वल्स टू Q VA माइनस VB हो जाएगा, जिसे लिखा जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A इंटू के इंटू डी। क्यों? तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट A K इंटू डी, तो कैपेसिटी हो जाएगी K टाइम्स ऑफ C इन A। तो हमारी नई कैपेसिटी क्या हो जाएगी? याद रखिएगा, K टाइम्स इंक्रीज करेगी। अगर डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स रिड्यूस करेगा, बट कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो कंडेंसर होते हैं उनके अंदर क्या भरा होता है? वैक्स या ऑयल। ऑयल फील्ड कैपेसिटर बहुत पुराना टाइम हो गया अब, है ना। अब वैक्स बहुत पुराने टाइम में ऑयल भरा जाता था, ऑयल लीक करने लगता था ना, ये समस्या थी ऑयल के साथ।